बेटा, आज हम बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर फूड और जो मिनरल्स हैं वो कैसे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं। इसके अंडर बेसिकली हम 4 मेन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। नेक्स्ट रहेगा जो वाटर एंड मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स में, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है विद इन द प्लांट। नेक्स्ट विल बी ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। एंड द फोर्थ एंड लास्ट विल बी इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स। आज हम बेसिकली इस चैप्टर में ये 4 मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। All organisms have a specific way of transporting substances like nutrients, water, oxygen from one part of the body to another. If we talk about single-celled organisms like amoeba, paramecium, and some of the algae, in these single-celled organisms, material transported from one part of the body to another through the process of diffusion. डिफ्यूजन के प्रोसेस से इनके अंदर जो जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट्स लाइक एल्गाई, फंगाई एंड सम एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस, हाइड्रा, इन these also just the substances move from one part to another body part through the process of diffusion only. But if we talk about complex plants and animals they have developed a well defined transport system. And what their transport system do? It transports or it help in movement of nutrients and oxygen to every body cell, as well as help in transport of harmful excretory substances that developed in cells or different body parts like carbon dioxide, ammonia and urea. They transport these material from body cells to the excretory organ so that they can be excrete out from the plant body. Up next we will discuss about transport system ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या होता है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम और कंडक्टिंग सिस्टम। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट फाउंड इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं पाया जाता, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, बट इट इज़ वेल डेवलप्ड इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जैसे कि पिटूनिया, विंका, मस्टर्ड, बाल्सम, मैंगो, नीम एसेट्रा, इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज इन विच पाइप लाइक सेल्स आर अरेंज्ड एंड टू एंड। ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम रहता है उस प्लांट्स का, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि कंडक्शन या जो मिनरल्स या जो सब्सटेंसेस हैं उनको कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये एक्चुअली पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एंड टू एंड होती हैं, यानी एक के ऊपर एक जैसे पाइप की एक फॉर्म बना देते हैं अटैच होकर एक दूसरे से। और ये जो सिस्टम है ये रन करता है प्लांट्स के अंदर रूट की टिप्स से लेकर टू द टिप्स ऑफ द लीव्स। रूट की टिप से ये जो एक चैनल पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो कि स्टेम से होते रूट से स्टार्ट होके, रूट टिप से स्टार्ट होके स्टेम से होते हुए लीव्स की टिप्स तक जाती है।
और लीव्स के अंदर ये कहाँ लोकेट होता है ये टिश्यूज़? इन द मिड रिब एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्लांट्स के अंदर, ये दो तरह के होते हैं टिश्यूज़ में। एक फर्स्ट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब पहले वन बाय वन करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पहले है जाइलम। व्हाट इज जाइलम? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स absorbed through the roots to the different parts of the plant. Xylem is made up of 4 type of cells. What are those? Xylem vessels, tracheids, xylem fibers and xylem parenchyma. Xylem हमारा बेसिकली इन 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है। अब वन बाय वन हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फर्स्ट इज जाइलम वेसल्स क्या होती है? जाइलम वेसल्स आर थिक वॉल्ड, नॉन लिविंग होती हैं, लंबी होती हैं ये सेल्स, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। ठीक है, सो जाइलम वेसल्स आर बेसिकली थिक वॉल्ड, नॉन लिविंग, लॉन्ग एंड ट्यूबुलर सेल्स। दे आर ओपन एट द बोथ एंड। ये दोनों एंड पे ओपन रहती हैं ये, और अलग अलग सेल से टिप टू टिप ये जॉइन रहती हैं, जिसकी वजह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। दे फॉर्म कॉन्टीन्यूस चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, गोज थ्रू स्टेम एंड अप टू द ब्रांचेस टू द टिप्स ऑफ द लीव्स। स्टेम से होते हुए, रूट से स्टार्ट होते हैं, स्टेम से होते हुए, ब्रांचेस से होते हुए ये एक्सटेंडेड होती हैं अप टू लीव्स टिप्स। वाटर राइजेज इन दीज वेसल्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट इसमें वाटर राइज करता है। नॉर्मली जैसे ग्रेविटी से अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, लेकिन वाटर क्या होता है, रूट से लीफ की टिप्स तक जाता है। इट मीन्स ये अगेंस्ट ग्रेविटी है। अब सेकेंड, next is tracheids, xylem tracheids. These are also non-living. Just a minute, huh? Xylem tracheids are also non-living. These are also elongated cells. These are elongated cells, और इनके जो एंड्स होते हैं वो क्या होता है, पॉइंटेड होते हैं। इनके एंड जो हैं वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं। अलॉन्ग विथ जाइलम वेसल्स, जैसे जाइलम वेसल्स हमारा वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करती थी, उसी तरीके से हमारी जो ट्रेकियार्ड्स हैं वो भी क्या कंडक्ट करती हैं, क्या कैरी ट्रांसपोर्ट करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स आर थिक वॉल्ड सेल्स। बाकी उन दोनों की तरह ये भी क्या होती हैं, थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। अब सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट आता है जाइलम पैरेन्काइमा। 4 टाइप ऑफ सेल्स में से यही ऐसी सेल्स हैं जो एक्चुअली लिविंग सेल्स होती हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या रहता है, दे परफॉर्म स्टोरेज फंक्शन। ये स्टोरेज का काम करती हैं वाटर एंड मिनरल्स का। ये चारों टाइप की हमने जो अभी पढ़ी हैं उसमें देखते हैं। सबसे पहले जाइलम वेसल्स हमने पढ़ा था, दीज आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक के ऊपर एक अरेंज होती है, तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनती है।
इसके अंदर स्पाइरल थिकनिंग होती है लिग्निन की। लिग्निन एक सब्सटेंस है लिग्निन। नेक्स्ट इज जाइलम ट्रैकियार्ड्स। ट्रैकियार्ड्स भी क्या है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती हैं। ये भी शेप में इलोंगेटेड होती हैं, यानी लंबी होती हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। उसके बाद आता है थर्ड जाइलम फाइबर्स। इनकी वॉल्स, बाहर की जो वॉल्स है वो भी थिक होती हैं, और ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी शेप में मेंटेन रहे। लास्ट एंड फाइनल जाइलम पैरेन्काइमा। दीज आर द ओनली लिविंग सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है, और ये दिस परफॉर्म बेसिकली स्टोरेज फंक्शन। फर्स्ट टिश्यू हमने पढ़ा अभी जाइलम। अब नेक्स्ट टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम क्या करता है? जैसे जाइलम पढ़ा, जाइलम बेसिकली हमारा वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है, फ्लोएम बेसिकली हमारा ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। ये लीव्स में जो फूड प्रोड्यूस हुआ है, जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स से डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम भी जाइलम की तरह 4 टाइप ऑफ सेल्स से बना होता है, और वो 4 टाइप की सेल्स क्या क्या हैं? फ्लोएम वेसल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब वन बाय वन इनके क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्लोएम वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम वेसल्स आर आल्सो कॉल्ड सीव ट्यूब्स। फ्लोएम वेसल्स को हम सीव ट्यूब भी बोलते हैं। ये कैसी होती हैं? दे आर सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स। ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, और ये जो सेल्स हैं, फ्लोएम वेसल्स हैं, वो एंड टू एंड, यानी एंड से दूसरी एक सेल दूसरी सेल से अटैच होती है एंड के थ्रू। जैसे जाइलम वेसल्स होते हैं वो भी एक कॉन्टीन्यूअस, जाइलम वेसल्स जैसे हमारी कॉन्टीन्यूअस चैनल बनाती थी, उसी तरीके से फ्लोएम भी एंड से एक फ्लोएम सेल दूसरी फ्लोएम सेल से एंड टू एंड अटैच होके एक कॉन्टीन्यूअस चैनल बनाती है। बस एक डिफरेंस है इनकी, ये जो फ्लोएम वेसल्स होती हैं इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मीन्स उनके अंदर होल्स होते हैं, और वो एज ए सीव, जैसे छलनी होती है, एज ए सीव वो काम करती है। इसीलिए जो एंड वॉल्स होती हैं इनको हम सीव प्लेट भी बोलते हैं। जैसे इसमें देखो, ये फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर जैसे ये एक सेल है, ये इसके ऊपर ये सेकंड सेल है, नीचे सेल है, यानी एंड टू एंड अटैच हैं, लेकिन इनके एंड में एक परफोरेटेड वॉल होती है, यानी फ्री फ्लो में नहीं अटैच होती, इसके बीच में एक सीव प्लेट होती है, इसके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये एक तरीके से फ्लोएम का पूरा दिखाया गया कि फ्लोएम की स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या है। जैसे बीच वाला फ्लोएम वेसल्स हो गई, साथ में इस तरफ देखो कंपेनियन सेल्स हो गई, इधर वाली ये वाली जो स्ट्रक्चर है एंड टू एंड जो अटैच्ड हैं, दीज सेल्स आर फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, फ्लोएम वेसल्स जो हैं वो क्या करते हैं? दीज ट्रांसपोर्ट फूड यानी शुगर एसेट्रा विच आर सिंथेसाइज्ड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव। लीव्स की जो मीजोफिल सेल्स हैं वो जो फूड बनाती हैं, यानी शुगर वगैरह जो बनाती हैं, तो वो वहाँ लीव से उसको, जो फ्लोएम है वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑल अदर नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? फूड का कंडक्शन कहाँ से
जहाँ से वो बना है, बना कहाँ है, लीव्स के अंदर है। तो लीव्स क्या है, हमारा सोर्स है फूड का। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। अब नेक्स्ट आता है कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं। कंपेनियन सेल्स जो हैं, जो हमने यहाँ पढ़ा, हेल्प सीव ट्यूब्स इन लोडिंग एंड अनलोडिंग, यानी जो सीव ट्यूब्स हैं उसकी हेल्प करती है किस चीज़ में, लोडिंग एंड अनलोडिंग में। फूड की। और फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं, मैकेनिकल, जैसे जाइलम फाइबर्स थे उसी तरीके से इनका काम भी क्या होता है, फ्लोएम फाइबर्स का, ये हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और जो पैरेनकाइमा, जैसे जाइलम पैरेनकाइमा क्या करता था, स्टोरेज का काम करता था वाटर एंड मिनरल का, उसी तरीके से जो फ्लोएम पैरेनकाइमा है ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है इन प्लांट्स का, उसके मेनली दो मेन फंक्शन है। फर्स्ट, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, जो कि एब्जॉर्ब हुआ है रूट्स के थ्रू, कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और सेकेंड है ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। ट्रांसलोकेशन अब कहाँ, फूड जैसे कहाँ बनता है, लीव्स में, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है सोर्स से सिंक तक, यानी फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब जो वाटर एंड जो मिनरल्स हैं उसका ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर कैसे हुआ। अभी हमने बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, अभी जिसमें रिकैप करते हैं हम। पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हमने क्या पढ़ा कि सिंगल ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और जो सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट्स और कुछ एनिमल्स है उसके अंदर भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। और मेन फंक्शन बताया हमने, मेन क्या करता है ट्रांसपोर्ट, जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स एंड मटेरियल में न्यूट्रिएंट और जो ऑक्सीजन है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है, और जो एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंसेस हैं उनको कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या होता है। प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वेस्कुलर सिस्टम या कंडक्टिंग सिस्टम बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भाई कई प्लांट्स के अंदर होता ही नहीं है और कई के अंदर वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम नॉर्मली दो टिश्यूज़ की हेल्प से होता है प्लांट्स के अंदर। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर भी 4 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, जाइलम वेसल, ट्रैकियार्ड्स, xylem fibers and xylem parenchyma. Xylem parenchyma is the only living cells if we talk about xylem. उसके बाद सेकेंड टिश्यू के बारे में पढ़ा, फ्लोएम। अच्छा, मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज, जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, कंडक्ट करता है किस चीज़ का, वाटर एंड मिनरल्स का, जो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। जबकि जो फ्लोएम है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट कैरी करता है। ठीक है, इसके थ्रू ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम की तरह फ्लोएम में भी 4 सेल्स ही होती हैं, फ्लोएम वेसल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। उसके बाद इंडिविजुअल हमने इनको पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या क्या फंक्शन हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये भी हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब इंडिविजुअली कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स अकर्स एट 3 लेवल। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 3 लेवल्स के अंदर होता है। What are those? First level is absorption of water and minerals by individual cells. जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उनके थ्रू वाटर और जो मिनरल्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन, और ये कहाँ होगा, ये होगा रूट्स हेयर पे, यानी रूट्स हेयर पे जो सेल्स हैं वहाँ जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे।
फर्स्ट स्टेप में सॉइल से हमारा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए। उसके बाद है सेकंड है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और वाटर की जो मूवमेंट है वो रूट टिश्यूज से मूव करना, उसको शॉर्ट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सेल टू सेल मूवमेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ फूड रूट के जो कॉर्टेक्स है उसमें सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, जो हमारे वाटर एंड जो मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए हैं रूट्स के थ्रू, उसका शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू प्लांट बॉडी, यानी जो उसके बाद हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टार्ट होता है प्लांट की बॉडी से, और इसको प्रोसेस को हम बोल देते हैं असेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट, जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स की जो अपवर्ड मूवमेंट है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम असेंट ऑफ सैप। अब वन बाय वन करके हम इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसका एक से पिक्चराइजेशन है कि एक रूट हेयर है, ठीक है, ये सॉइल है, सॉइल से जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब हुए, इसको हम रूट का कोटेक्स बोलते हैं, जहाँ शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब हुए, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे, रूट के कोटेक्स से होते हुए जाइलम वेसल्स तक पहुँचे। यानी ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ इस छोटे से एरिया का, इसको हमने बोला फर्स्ट हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन, सेकंड पार्ट ये शॉर्ट जो डिस्टेंस है ये शॉर्ट ट्रांसपोर्ट हुआ, उसके बाद हमारे बिग चैनल के अंदर यानी जाइलम वेसल्स तक ये पहुंचा। अब जाइलम वेसल्स के थ्रू जो डिफरेंट प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचेगा, यानी अप टू द लीव्स। ठीक है, अब लीव्स में जाएगा, लीव्स में क्या होगा, लीव्स की अपर सरफेस जहाँ से हमारा फिर टिप्स के थ्रू स्टोमेटा के थ्रू ये होल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, पोर्स जिसको बोलते हैं, वहाँ से हमारा फिर ट्रांसपिरेशन होगा, यानी वाटर वहाँ से हमारे जो प्लांट्स के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से वाटर इवेपोरेट एक तरीके से हो जाएगा। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब वन बाय वन करके हमने ये जो तीनों पढ़े हैं इसको वन बाय वन करके रीड करते हैं। तो जो 3 स्टेजेज हमने पढ़ी, 3 लेवल्स जो पढ़े वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट का, अब उसका फर्स्ट लेवल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स बाय रूट हेयर, कि जो वाटर और जो मिनरल्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होता है प्लांट्स में, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रूट हेयर से। वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय स्पेशलाइज्ड सेल, और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से। ए रूट हेयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट। रूट हेयर क्या होता है, रूट की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उसकी एक एक्सटेंशन है, यानी उसमें से एक पार्ट थोड़ा इंक्रीज होके सॉइल के अंदर ही इंक्रीज हुआ है इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इट हैज़ अ वेरी थिन सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। जो रूट हेयर होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, और ये कहाँ फिट होती है, एंड इज किस चीज़ से फिल्ड होती है, सेल सैप से। ये इम्पोर्टेंट है। सेल सैप क्या होता है, सेल सैप इज ए वाटरी लिक्विड। क्या होता है, वाटरी लिक्विड होता है जो कि किस में कहाँ होता है, जो सेल है सेल के वैक्यूल में। फिगर में देखो, ये जैसे क्या है,
एक रूट हेयर की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या है, ये फुली ग्रोन रूट हेयर है, दिस इज, ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इस रूट हेयर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और अंदर के इस पोर्शन को हम बोलते हैं वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर जो है हमारा सेल सैप फील्ड होता है। दिस लिक्विड इज बेसिकली सेल सैप, ठीक है। बाहर सेल वॉल होगी, जैसे नॉर्मल जो होती है हमारा सेल्स की एक सेल वॉल रहती है। सेल सैप बेसिकली आपका साइटोप्लाज्म वगैरह ये सब है, इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, बाहर की सेल वॉल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है या फर्दर एडेप्टेशन क्या 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 इसके अंदर चेंजेस रहते हैं, मॉडिफाई इसने रूट हेयर्स अपने आप को कैसे करते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके अंदर। एडेप्टेशन इन रूट हेयर्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए रूट हेयर्स के अंदर बेसिकली क्या क्या एडेप्टेशन होती हैं। द रूट हेयर्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए अपने आप को अडेप्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स परमिट, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो हमने पढ़ा कि जो रूट हेयर की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, ठीक है। अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बेनिफिट क्या है, बेसिकली ये अलाउ करती है कि जो वाटर एंड जो मिनरल्स हैं वो सेल सैप के अंदर एंटर कर सके, लेकिन ये ओनली उन वाटर और जो मिनरल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एंट्री को अलाउ करती है। एक बार अगर वो एंट्री कर गए देन इट डजंट अलाउ देम टू कम आउट, ठीक है। एक बार एंटर करने के बाद उनको बाहर आना अलाउ नहीं करते। जो सेल सैप है जो हमने पढ़ा था, सेल सैप क्या करता है, सेल सैप इन रूट हेयर्स हैज़ हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन, सेल सैप के अंदर जो सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती है, ठीक है, देन द सराउंडिंग वाटर इन द सॉइल। अब जैसा कि हम जानते हैं हमेशा क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल देन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन अगर सॉल्ट की हायर है देन वाटर विल कम इनसाइड द रूट फाइबर्स, सेल सैप। देन नेक्स्ट लार्ज जो वैक्यूल है वो काफ़ी, अब उसका जो साइज़ है वो भी इसी तरीके से ताकि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा रूट हेयर्स प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उनकी जो इलोंगेटेड है तो इसका मतलब लंबाई लेंथ उनकी ज़्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए वो ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करते हैं, सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। और एक बार जो वाटर मॉलिक्यूल्स एक बार अगर एब्जॉर्ब हो गए रूट के तो वो फिर बाहर नहीं जा पाते हैं। इस एक्टिविटी को हम बाद में करेंगे। अच्छा, अभी ही अगर इसके बारे में बात करें, ये एक एक्टिविटी है जिसका एम क्या है कि हमें ये शो करना है कि जो रूट जो वाटर है वहीं जो रूट्स हैं वहीं केवल वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। इसके लिए हमने बेसिकली किया क्या है कि टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, इनको वाटर से फिल कर दिया है अप टू 3/4 ऑफ द लेवल, ठीक है। और एक फोर्थ है डी, जो 4 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं हमने, ABC को अप टू द 3/4 4th लेवल तक फिल कर दिया है। और जो 4th है टेस्ट ट्यूब है डी, उसके अंदर हमने बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है। उसके बाद क्या है, जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके ऊपर हमने कॉक लगा दिया और इसको छोड़ दिया है। और जो बाकी की बी, सी और जो डी टेस्ट ट्यूब्स हैं उसके अंदर हमने एक प्लांट लिया है बाल्सम, स्मॉल साइज़ के 3 प्लांट्स तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने लगा दिए हैं, ठीक है।
उनको उनकी रूट्स को वॉश किया, उसके बाद उनको बी, सी और डी में है जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके अंदर उनको इंसर्ट कर दिया है इस तरीके से कि जो उनकी जो रूट्स हैं वो फुली डिप हो जाएं वाटर के अंदर, जो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर है, बी एंड सी के अंदर खासकर। लेकिन और टेस्ट ट्यूब डी की बात करें तो उसके अंदर हमने इसको पूरी तरह इंसर्ट नहीं किया है, जस्ट इसको टच होने से जस्ट अबव रख दिया है। ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब सी टेस्ट ट्यूब के अंदर रेड इंक की हमने कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी हैं। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल, बी एंड सी के अंदर हमने मस्टर्ड ऑयल की जो कुछ ड्रॉप्स हैं वो ऐड कर दी हैं। अब हम जानते हैं कि ऑयल नॉर्मली क्या है, वाटर सरफेस पे फ्लोट करता है, तो इस वजह से जो ऑयल है वो इन दोनों बी एंड सी के अंदर भी फ्लोट करेगा सरफेस पे, ताकि वाटर का कोई इवेपोरेशन ना हो सके। उसके बाद क्या है, जो चारों टेस्ट ट्यूब हैं उनके अंदर हम एक मार्कर की हेल्प से वाटर का लेवल मार्क कर देंगे और इनको 24 नियर अबाउट 24 आवर्स के लिए हम छोड़ देंगे। अब नोट करो कि वाटर ये जो आफ्टर 24 आवर्स हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब्स थी इनके वाटर के लेवल के अंदर कोई चेंज आया है कि नहीं आया है। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। टेस्ट ट्यूब ए जिसको कि हमने कॉक कर दिया था, उसमें वाटर का जो लेवल है वो अनचेंज रहता है। वाई? क्योंकि उसके अंदर कोई प्लांट ही नहीं था जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, और इसके ऊपर कॉर्क लगा हुआ था तो वाटर लॉस नहीं था, सो देयर वाज नो वाटर लॉस। टेस्ट ट्यूब बी, इसके अंदर वाटर का लेवल फॉल करेगा क्योंकि प्लांट्स जो है उसने वाटर एब्जॉर्ब किया है अपनी रूट्स के थ्रू, जो कि उसमें जो वाटर कंटेंट था उसमें उसकी प्लांट की जो रूट थी वो डिप्ड थी। टेस्ट ट्यूब सी में क्या होगा, वाटर गेट्स इनटू द प्लांट थ्रू द रूट्स, क्योंकि सी की भी जो रूट थी वो टेस्ट ट्यूब सी में भी जो प्लांट की जो रूट्स थी वो डिप्ड थी, तो इसमें भी क्या है, वाटर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। और चूँकि सी के अंदर हमने रेड कलर था तो हम उसका पाथ को भी नोटिस कर सकते हैं। रेड कलर जो इंक हमने ऐड की थी उसकी वजह से। तो टेस्ट ट्यूब डी में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा वाटर लेवल में। क्यों? क्योंकि इसमें प्लांट्स तो, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट तो था लेकिन उसकी जो रूट है वो वाटर के अंदर डिप नहीं थी, इस वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया। ठीक है। अच्छा, तो अभी हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ, जो हमारा टॉपिक करंट टॉपिक चल रहा है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हमने पहले पढ़ा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, रूट हेयर्स के थ्रू। ठीक है। अब सेकंड जो है, अब बात आती है ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ, बेसिकली एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ कैसे, जो रूट हेयर्स में एब्जॉर्ब हुए वाटर एंड मिनरल्स ये होता कैसे है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। सो रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर बाय डिफ्यूजन एंड मिनरल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो जो वाटर है वो डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और जो मिनरल्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई होती है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन तक जो उसकी मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स, जैसे हम नॉर्मली टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करती है, उसी तरीके से डिफ्यूजन बेसिकली क्या रहता है, जहाँ मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन होगी वहाँ से जो मॉलिक्यूल मूव करेंगे जहाँ उनको ज़्यादा स्पेस मिलता है उस तरफ। तो बेसिकली डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। इस अब जब कोई किसी टाइप की कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, इसलिए हम इसको बोल देते हैं पैसिव
ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अब है जो डिफ्यूज़न है वो किस चीज़ पे बेसिकली डिपेंड करता है। डिफ्यूज़न मेनली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स जो दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस अगर रहती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी हायर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूज़न किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस पे। और सेकंड फैक्टर है परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है कि नहीं। परमिएबल का मतलब प्लाज्मा वो परमिएबल मीन्स टू लेट सम सब्सटेंसेस पास थ्रू इट। अब यहाँ दो टर्म आती हैं। अगर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम्प्लीटली परमिएबल है, इट मीन्स वो एक सब्सटेंस को कम्प्लीटली अलाउ कर रही है, सब एक बोलो या मोर देन वन सब्सटेंस को, कि फ्रीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल का मतलब कि कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की वो अलाउ करती है टू पास थ्रू इट। ओके, तो डिफ्यूजन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन में बेसिकली जो वो एब्जॉर्प्शन होता है वो तीन तरीके से होता है, थ्री प्रोसेस से होता है। फर्स्ट इज डिफ्यूजन, सेकेंड इज ऑस्मोसिस, एंड जो थर्ड है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में हम बाद में इन तीनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा डिफ्यूजन, उसके बाद अब सेकेंड मेथड को हम पढ़ने जाएंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट प्रैक्टिकली डिफ्यूजन को समझने की कोशिश करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। तो हमने क्या पढ़ा था डिफ्यूजन में, वाटर फ्रॉम सॉयल। अब जो सॉयल के थ्रू जो वाटर एंटर करता है रूट से एयर में, वो बेसिकली किस प्रोसेस के थ्रू करता है, डिफ्यूजन के थ्रू। वाई? क्योंकि जो वाटर की कंसंट्रेशन है सॉइल के अंदर वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सेल सैप ऑफ रूट हेयर। ठीक है, अब चूँकि वाटर की कंसंट्रेशन रूट हेयर के सैप के अंदर कम है और सॉइल के अंदर ज़्यादा है, इस वजह से वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन यानी बाहर से टू लोअर कंसंट्रेशन यानी सेल सैप के अंदर। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रोसेस डिफ्यूजन का। अब इसको एक एक्टिविटी के से हम समझने की कोशिश करते हैं भाई डिफ्यूजन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कैसे रहता है, उसका कोई एग्जांपल इस तरीके से। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ मटेरियल चाहिएगा। जैसे क्या क्या चाहिएगा, हमें बीकर चाहिएगा, एक शुगर क्यूब चाहिएगा और पानी चाहिएगा। इन तीनों की हेल्प से हम डिफ्यूजन का प्रोसेस ऑब्ज़र्व करेंगे, स्टडी करेंगे। हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, क्लीन बीकर, उसको 2/3 लेवल तक उसको वाटर से फिल कर देना है, प्लेन वाटर से। उसके अंदर हम एक साइड में, एक कॉर्नर में बोलो, एक क्यूब रखेंगे, शुगर क्यूब। ठीक है, और इसको 15-30 मिनट्स के लिए एज इट इज़ अनटच्ड छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि चूँकि वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और शुगर के अंदर नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे। सिमिलर वे में शुगर की कंसंट्रेशन बाहर कम है और शुगर क्यूब के अंदर ज़्यादा है, तो ये बाहर डिफ्यूज़ करने के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रन करेंगे। और इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा कि जो धीरे धीरे इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा और आफ्टर सम टाइम ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो शुगर फ्रॉम द क्यूब स्लोली डिज़ोल्व इन वाटर और फाइनली डिसअपियर हो जाता है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज 15 to 30 मिनट्स के बाद जो शुगर है वो गेट्स यूनिफॉर्मली यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वाटर में बाय डिफ्यूजन एंड मेकिंग द होल वाटर स्वीट। ठीक है, अब जैसे ये बेसिकली इस केस में क्या हुआ, वाटर शुगर के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो गए, वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए।
आप किसी और सब्सटेंस के थ्रू भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, बट द थिंग विल हैपन इन द सेम वे। जैसे इसमें मेंशन किया है, आप पोटाशियम पर मैंगनेट की हेल्प से भी इस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो शुगर, इस केस में शुगर जो डिज़ोल्व हुआ, ये बेसिकली किस वजह से हुआ? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हुआ। तो अभी हमने फर्स्ट अपना जो मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कंप्लीट किया। अब ऐसे ही आता, अब सेकंड जो मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। नाउ ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट, जैसे हम सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो शुगर क्यूब वाज सॉल्यूट एंड वाटर वाज सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब आते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस और जो आपका डिफ्यूजन है वो सेपरेट होते हैं। डिफ्यूजन में क्या था? जस्ट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट थी, हायर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट थी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, जब वो मूवमेंट है वो किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, तब उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, अब ये हमारे प्लांट्स में ये कैसे कहाँ एग्जिस्ट करती है? तो ये एग्जिस्ट करती है रूट में। जैसे जो सेल मेम्ब्रेन होती है रूट की हेयर्स की, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, यानी ये कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है टू पास थ्रू इट, बाकी को नहीं। ठीक है, तो द सेल मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर्स एक्ट्स एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू विच वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉइल, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ वहीं ट्रांसपोर्ट होते हैं या परमिएट करते हैं, पास करते हैं सॉइल से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हुए सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं। अब जैसे ये एक एग्जांपल इसकी फिगर की हेल्प से समझते हैं। जैसे ये हमारी एक लगाइए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ सिलेक्टिवली अलाउ करती है वाटर मॉलिक्यूल्स को इसके पास थ्रू करने के लिए, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू पास कर पाएंगे, बाकी नहीं। ये जो पोर्शन है ये रूट से बाहर का है, यानी जहाँ पे सॉइल का पोर्शन है, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जो रूट हेयर्स है उसकी सेल मेम्ब्रेन है रूट हेयर्स की, उसका जस्ट एक पोर्शन दिखाया है हमें। ठीक है, अब ये अंदर का सेल सेप आप इसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर अदर डिफरेंट सॉल्यूट भी रहता है। अब चूँकि ये सेलेक्टिवली बोल सकते हो या सेमी परमिएबल है, तो इसके अंदर जो वॉल्स हैं, अब चूँकि वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इस तरफ ज़्यादा है और सेल सेप के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो ओपनिंग्स हैं इनके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाएंगे इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करते हुए सेल सेप के अंदर। अब चूँकि ये वाटर के थ्रू है तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स इनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, जबकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस, जिसमें कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट है उसकी मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है?
दोनों में ही डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में जैसे कि हमने पढ़ा, जो सब्सटेंस है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की तो दैट इन्वॉल्व्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये था हमारा अभी ऑस्मोसिस का प्रोसेस। नाउ थर्ड प्रोसेस हम पढ़ेंगे, या थर्ड प्रोसेस पढ़ने से पहले जस्ट हम ऑस्मोसिस का एक एक्टिविटी समझने के लिए प्रैक्टिकली हम एक एक्टिविटी की हेल्प लेते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है वो शो करेंगे। तो इस हमारा एम रहेगा टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑस्मोसिस थ्रू पोटैटो ऑस्मोस्कोप। अब इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, एक लार्ज पोटैटो चाहिएगा, बीकर, टाइल, नाइफ, पिन, डिस्टिल वाटर एंड 20% शुगर सॉल्यूशन, जो कि कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होता है। अब हमने एक प्रोसेस क्या करना है, जो पोटैटो है उसको नीचे से कट कर लेना है टाइल पे रख के, ताकि वो इसका एक फ्लैट सरफेस बन जाए, और उसको उसके अंदर एक कैविटी बनानी है नाइफ की हेल्प से। ठीक है, कैविटी बनानी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक बीकर जो हमने लिया था, क्लीन बीकर, उसके अंदर हम वाटर को फिल कर लेंगे, उसके अंदर पोटैटो रखेंगे। वाटर का लेवल सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये यहाँ तक ना हो ताकि डायरेक्ट पानी इसके अंदर, वाटर इसके अंदर एंटर कर जाए। वाटर का लेवल थोड़ा नीचे रखेंगे। पोटैटो को उसके अंदर रखा, जो 20% सॉल्यूशन है उसको इस कैविटी के अंदर रखेंगे। जब हम इनिशियली उसको जब हमने रखा, उसका शुगर सॉल्यूशन का लेवल मार्क कर देंगे एक पिन की हेल्प से, कि यहाँ तक उसके अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन फिल किया। उसके बाद इस जो हमने ये जो बीकर को है वो अनटच्ड हम 2-3 आवर्स के लिए रख देंगे, और ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या उसके अंदर चेंजेस आए। तो जब आप 2-3 आवर्स के बाद देखोगे कि जो पोटैटो के अंदर जो इनिशियल जब हमने शुगर का लेवल मार्क किया था शुगर सॉल्यूशन का, अब वो जो है उसका लेवल इंक्रीज़ हो वाटर जो सॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज़ हो गया होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो अब प्रेजेंट जो लेवल है उसको हम मार्क कर देंगे। ठीक है, तो हमने इस तरीके से जब हमने इसको जो लेवल इंक्रीज़ किया, अब बात आती है लेवल इंक्रीज़ क्यों हुआ। हमने तो ऑब्ज़र्व किया कि जो वाटर के अंदर जो शुगर कैविटी, ये पोटैटो कैविटी के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो राइज़ कर गया, हमने ऑब्ज़र्व किया। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो शुगर का जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल है पोटैटो के अंदर, ठीक है, वो इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर है, जो बाहर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है। यहाँ से वाटर अंदर, जहाँ वाटर पोटैटो की कैविटी जहाँ की वाटर का लेवल कम है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करते हैं। और करते कैसे हैं, यहाँ पे जो पोटैटो का ये जो बाहर की जो ये आउटर ये जो सिस्टम है, ये एक्चुअली एक्ट करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, जो कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को अलाउ करता है। तो इस वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स जहाँ बाहर आउटसाइड में जो कंसंट्रेशन हाई है, वो पोटैटो की सेल से पास करते हुए अंदर तक पहुँचता है। यानी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू दिस पोटैटो सेल्स विच एक्ट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मूवमेंट है वाटर की मॉलिक्यूल्स बीकर से शुगर सॉल्यूशन की तरफ में जो एंटर हुए हैं, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हुआ, ऑस्मोसिस। अब है बात करते हैं हम थर्ड सिस्टम की। थर्ड जो मेथड है दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक हमने पढ़ा कि नॉर्मली जो है जो जब भी मूवमेंट होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, नॉर्मली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। लेकिन कई बार हमें क्या होता है, जब हमें
इसके अगेंस्ट जब काम करना पड़ता है, यानी फोर्सफुली हमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मॉलिक्यूल्स को सेंड करना पड़ता है, तो उस केस में हमें क्या है, एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस टाइम ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, जहां हमें फोर्सफुली मॉलिक्यूल्स या आयंस को ट्रांसपोर्ट करना हो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी लोअर से हाई की तरफ अगर करना हो, मॉलिक्यूल्स और आयन को ट्रांसपोर्ट करना हो एनर्जी यूज़ करके, तो ऐसे जो ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। जबकि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर किसी टाइप की कोई एनर्जी हमें यूज़ नहीं करनी पड़ी थी, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हैपन होते थे। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मिनरल्स जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स के अंदर, वो हमारा बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होता है, जबकि जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू रहता है, तो वहाँ पे हमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती। द मिनरल आयंस, अभी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं, द मिनरल आयंस मूव फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेशन इन सॉइल टू हायर कंसंट्रेशन इन द सेल सैप ऑफ रूट हेयर्स विच इज अगेंस्ट द concentration gradient. Energy is used for transport of molecules against the concentration. Okay? तो इसका मतलब जब रूट्स के थ्रू हमारा वाटर एब्जॉर्ब करने की बात आती है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वहाँ हमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब बात आती है मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन की, तो सेल सैप के अंदर जो मिनरल्स की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉइल। लेकिन फिर भी हमें मिनरल्स तो एब्जॉर्ब करने रहते हैं प्लांट्स को अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो अब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब हमें सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, इन दैट केस हम एनर्जी यूज़ करके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हम मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। मीन्स प्लांट्स जो है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो बीच में ये 3 मेथड हमने पढ़े, मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कि किन किन मेथड से होता है, डिफ्यूजन से होता है, ऑस्मोसिस से होता है, एंड फाइनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कई बार हमें प्लांट्स के अंदर प्लांट्स को करना पड़ता है। अब ट्रांसपोर्ट्स की जब हम वाटर और मिनरल्स की बात करते थे, तो हमने इनिशियली पढ़ा था इस टॉपिक में कि 3 लेवल पे होता है। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब एब्जॉर्प्शन वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, कैसे हुआ, किन किन क्या क्या मेथड इन्वॉल्व थे, हमने वो पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन के। अब सेकंड जो लेवल था, अब क्या हुआ कि रूट के थ्रू उन्होंने मिनरल्स और जो प्लांट्स हैं उन्होंने रूट हेयर्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, ये इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे भी रूट हेयर से मिनरल्स एंड जो वाटर है वो आ गया। अब हमें वाटर का क्या होता है, इसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या होता है। तो रूट हेयर, ये बाहर का पोर्शन हमारा सॉइल का है, सॉइल पार्टिकल्स हैं जहाँ पे हमारे से वाटर और मिनरल्स रहते हैं। अब जो सेकंड लेवल में हमने पढ़ा था उसमें क्या था, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू कोटेक्स सेल्स। अब रूट हेयर से तो एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद ये कोटेक्स एरिया रहता है जहाँ पे हमारे प्लांट्स की जो रूट हेयर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं कोटेक्स से। कोटेक्स बना होता है के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के कोटेक्स सेल्स होती हैं। तो जो वाटर यहाँ एब्जॉर्ब हुआ है वो इन सेल्स के थ्रू पास होता होता पहुँचेगा जाइलम में। तो ये जो एरिया है, यहाँ का जो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट हुआ है, ये हमारा हुआ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ रूट हेयर से जाइलम तक पहुँचा है। जाइलम ही हमारा बेसिकली वो जाइलम जो टिश्यू है वह उसी के हेल्प से हमारा मेजर से लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये जो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट है कोटेक्स का, ये हमारा सेकंड लेवल है। फर्स्ट लेवल में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर एंड मिनरल्स का। सेकंड, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुआ कोटेक्स सेल के थ्रू होता जाइलम जो है जाइलम तक पहुंचा, जाइलम टिश्यू तक। अब यहाँ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुँचेगा, लीव्स, स्टेम्स, ब्रांचेस, ये सब यहाँ पहुँचेगा।
So second level is water absorbed by root hairs move through the cells of the cortex of the root, that is cell to cell osmosis बोलते हैं, and finally it reaches to the xylem vessels which are present in the central part of the root, जो कि हमने इस फिगर की हेल्प से समझा। अब जाइलम तक पहुंच गया, अब क्या होगा, अब जो वाटर है जाइलम की हेल्प से वाटर कंडक्ट होगा, वाटर जो ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब ये जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो कि हमने पहले पढ़ा था, इसको बोलते हैं हम एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर्स फ्रॉम द रूट टू लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, चलो अब थर्ड लेवल पढ़ते हैं। थर्ड लेवल में क्या होता है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द स्टेम अप टू द लीव्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। इसको एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स इज कॉल्ड सैप। जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है उसको हम सैप क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स, इसलिए इसको हम सैप बोलते हैं। वंस द सैप हैज़ रीच्ड टू द जाइलम वेसल, जो कि हमने पढ़ा, यहाँ से होके जब वाटर एंड मिनरल्स यहाँ पहुँचते हैं जाइलम वेसल्स तक, इट स्टार्ट्स असेंडिंग अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाती है, ताकि वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाके जो ट्रीज़ की जो ब्रांचेज से होता हुआ वो अप टू लीव्स तक पहुँचता है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को हम एक बार बाद में करेंगे, उससे जस्ट पहले हम रूट प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। या इनिशियल रूट प्रेशर को ही हम बोलते हैं इनिशियल पुशिंग फोर्स। ये क्या होती है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वे प्रेशर बिल्डअप करती हैं जो कि फोर्स करता है वाटर की अपवर्ड मूवमेंट को जाइलम वेसल्स के अंदर। जैसे हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो जाइलम वेसल्स तक पहुंच गया है, अब वहाँ से उसको अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। ये जो फोर्स है ये एक्चुअली वो प्रेशर है जो कि रूट्स एक्सर्ट करती हैं, ताकि वाटर जाइलम वेसल से होते हुए, जो सैप है हमारा वो जाइलम वेसल से होते हुए डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सके। ठीक है, उसी को हम, ये जो प्रेशर लगाते हैं रूट, इस प्रेशर को ही हम बोल देते हैं रूट प्रेशर। तो ये क्या है, प्लांट रूट्स बिल्ड अप प्रेशर दैट फोर्सेस वाटर अपवर्ड इन द जाइलम वेसल, इट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इट प्रोवाइड द इनिशियल पुश टू वाटर मॉलिक्यूल्स इन द जाइलम। ठीक है, और इसी प्रेशर की वजह से जो वाटर का जो कॉलम है, वो जो पाइप है, वो अपनी आपको मेंटेन करके रख पाती है, उस प्रेशर की वजह से ही वो मेंटेन रहता है। ठीक है, रूट प्रेशर जो है बेसिकली, दैट रूट प्रेशर को जो हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर हाइड्रो मीन्स वाटर, रूट प्रेशर जो है वो एक्चुअली क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जो कि किस वजह से डेवलप होता है, मिनरल जाइलम के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स की वजह से कि इकट्ठा होने से एक प्रेशर जनरेट होता है रूट्स के अंदर, जिसको कि हम रूट प्रेशर बोलते हैं। जो वाटर है देन डिफ्यूजेज इनटू द जाइलम ऑफ द रूट, और जब उसके बाद जो ये जो मिनरल्स तो ऑलरेडी जाइलम के अंदर कुछ प्रेजेंट हैं, अब जब उसके अंदर वाटर डिफ्यूज़ होके रूट्स के थ्रू कोटेक्स से होता हुआ जब जाइलम वेसल्स के अंदर वाटर एंटर करता है, तो ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो था ये और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये और हेल्प कर, और ज़्यादा पुश करता है वाटर की अपवर्ड डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये जो पुश किया गया है, दिस पुश, ये जो प्रेशर जो जनरेट हुआ है जाइलम वेसल्स के अंदर, ये पुश करता है जाइलम के अंदर जो सैप प्रेजेंट है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में वो उसके जो पुश करता है अल्टीमेटली वो कहाँ पर कहाँ पहुँचता है, स्टेम्स से होते हुए लीव्स अप टू लीव्स तक वो जाता है। ठीक है, अब हम दो एक्टिविटी करेंगे, समझेंगे, जिसकी वजह से हमें ये सिस्टम समझ आएगा कि भी ये होता कैसे है। पहली एक्टिविटी है जिसमें कि हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि जाइलम वेसल्स के थ्रू एसेंट ऑफ सैप इस जाइलम वेसल्स के थ्रू ही होता है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क या कोई बीकर ले लेंगे जिसके अंदर हम वाटर डालेंगे और इसके अंदर हम एक रेड इंक डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जर्व करना है कि भाई प्लांट्स में कैसे वो करता है। उसके बाद इसके अंदर एक ट्विग डाल देंगे, पिटूनिया या बाल्सम या विंका प्लांट की कट करेंगे। उस ट्विग को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और उसके जो इसके बाद ये जो लीव्स हैं इसके कलर को क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, हम टेस्ट ट्यूब बीकर या जो कॉनिकल फ्लास्क है वो वाटर से फिल्ड उसको लेंगे, उसके अंदर कुछ रेड इंक यानी ईओसिन सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद जो ट्विग है, वाइट फ्लावर कंटेनिंग जो ट्विग है उसको हम कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे और 2-3 घंटे के लिए उसको अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे। उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो फ्लावर्स हैं जो या जो लीव है जो वाइट कलर्स के थे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब 2-3 आवर्स के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। ट्विग को एक बार हॉरिजॉन्टली कट करेंगे जिसको कि हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, और इसको एक बार इसको वर्टिकली कट करेंगे। हॉरिजॉन्टली कट करेंगे उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम इसको वर्टिकली कट करेंगे इसको बोलते हैं, जब वर्टिकली करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, पहले इसको 2 टाइप से कट करना। पहले इस ट्विग को हॉरिजॉन्टली कट किया और उसको जब हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो जाइलम टिश्यू है ना से वो थोड़ा रेडिश कलर है उसका। और रेडिश कलर क्या रिफ्लेक्ट करता है कि भाई इस पोर्शन के थ्रू जो कि वाटर जो सैप है वो मूव किया था, तो रेड इंक यहाँ इस वजह से प्रेजेंट है। बाकी जो पोर्शन रहेगा दैट विल बी विदाउट एनी रेड इंक यानी अनस्टेन्ड, नॉट स्टेन्ड। और जबकि जो जाइलम का जो पोर्शन है वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर जो मूव किया है वो बेसिकली जाइलम के थ्रू ही किया है। जाइलम जो टिश्यू है उसी का कलर सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल जब हम कट करेंगे उस केस में भी देखेंगे कि भाई जब इसको कट करके लॉन्गिट्यूडनल यानी वर्टिकली कट करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तब हम पाएंगे कि जो सिर्फ जो जाइलम वेसल्स हैं जहाँ से वाटर ये जो मूव किया था रेडिश वाटर, उसी की वजह से जो जाइलम का जो पोर्शन है वहीं रेडिश दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो ओनली जाइलम वेसल्स आर कलर्ड इन बोथ ऑफ द सेक्शन ऑफ द ट्विग यानी ट्रांसवर्स सेक्शन एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जो वेन्स हैं पेटल की, फ्लावर्स की या लीव्स की हैं वो रेड हो गई हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जहाँ जहाँ वो रेडिश कलर है वो हमें वो चैनल पता चलता है कि भाई वाटर यहाँ से फ्लो करता हुआ ऊपर की तरफ गया है। तो कंक्लूजन क्या है, जो एसेंट ऑफ सैप या अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है वो बेसिकली किसके थ्रू होती है, ओनली जाइलम वेसल्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी जिसमें हमने रूट प्रेशर की बात करते हैं। रूट प्रेशर को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे, कोई भी एक प्लांट लेंगे, ठीक है, जिसकी जो स्टेम से पॉटेड प्लांट लेंगे जो कि पॉट में लगा हुआ हो ऑलरेडी, और उसको स्टेम से थोड़ा सा ऊपर कट कर देंगे। ठीक है, एक मैनोमीटर लेंगे। मैनोमीटर किस लिए, ताकि मैनोमीटर में क्यों, क्योंकि मरकरी का लेवल होता है। अगर रूट कोई प्रेशर एग्जर्ट करती है तो इसमें मरकरी का लेवल ऊपर जाएगा। तो हम इसको सेट कैसे करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, उसके स्टेम से थोड़ा ऊपर उसको कट करेंगे, उसमें क्या है ग्लास ट्यूब को उस स्टेम के अंदर इंसर्ट कर देंगे और एक जिसको बोलते हैं भाई रबर ट्यूब की हेल्प से उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, फिक्स कर दिया। उसके बाद ये जो ट्यूब है इसको कनेक्ट कर दिया मैनोमीटर से, मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैनोमीटर के अंदर मरकरी का लेवल है वो राइज होता है कि नहीं। ठीक है, और ऑब्जर्व क्या करेंगे एक्चुअली कि जो मरकरी का जो लेवल है वो क्या है, ग्लास ट्यूब ये
मरकरी का जो लेवल है मैनोमीटर के अंदर वो इंक्रीज़ होगा। पहले जैसे ये इतना था, बाद में यहाँ से इंक्रीज़ होकर यहाँ आ गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि देखो यहाँ और कुछ नहीं है, ओनली स्टेम है एंड रूट्स हैं, लीव्स एक्सेट्रा कुछ नहीं। यानी जो प्रेशर जो आ रहा है बेसिकली वो रूट्स के थ्रू आ रहा है। तो कंक्लूजन क्या है, जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर के स्टेम में, दैट इज ड्यू टू द रूट प्रेशर। ओके, so our next topic is transpiration. What is transpiration? Transpiration is loss of water in the form of water vapors from leaves and green herbaceous stems. और जो stems के थ्रू जो लॉस होता है that occurs through stomata. ठीक है, so transpiration is the loss of water in the form of water vapors from leaves and stems. If we talk about stems, then transpiration loss of water happens through stomata. Woody stems में this transpiration occurs through lenticels. जैसे स्टेम में स्टोमेटा के थ्रू होता है, वुडी स्टेम में दिस लॉस अकर्स थ्रू लेंटिसेल्स। अब प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एक्चुअली टोटल जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है उसका ओनली 1 और 2% ही जो प्लांट्स हैं वो अपने लिए यूज़ कर पाते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, दैट इज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, नियर अबाउट 99% वाटर इज लॉस्ट बाय प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। नाउ what are the various factors that affect transpiration, or say rate of transpiration? The rate of transpiration is affected by the following factors. First is temperature. Higher the temperature, more will be the rate of transpiration. Yani temperature increases the rate of transpiration. If humidity is there, humidity basically decrease the rate of transpiration. Means if humidity is present, then rate of transpiration will be less. Third factor, wind speed. Higher the wind speed, more will be the transpiration. Fourth, light. Light causes stomata to open and thus increase the transpiration. While if we talk about night, when there is no light, stomata will be closed and there will be less rate of transpiration. Loss of water will be less. Since stomata remain open during the day and closed during night, there is more transpiration in daytime as compared to night. Now, what is the importance of transpiration? Transpiration helps in upward movement of water and minerals from roots to leaves. Transpiration build a suction force, the initial force you can say, because of which we call this suction force transpiration pull. In the xylem vessels, which actually help in pulling water to the top of a tree. So basically, as we have read earlier, it means there are two main forces. First one, root pressure, that is generated due to presence of sap in xylem vessel, and second is transpiration pull. These two helps in upward movement of water and minerals. Okay, and the third is, what is the third importance? Higher the transpiration, more will be the rate of absorption of water. Okay, now next importance, transpiration produce cooling effect. As a result of transpiration, water loss happens through leaves of a stem, as a result of which the nearby environment of a plant or a tree gets cooled down, as a result of which it protects that plant from heat of the sunlight. Okay, अब इसी के रिगार्डिंग एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम ये शो करते हैं कि ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में एक्चुअली होता है कि नहीं होता है। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक पॉटेड प्लांट चाहिए, एक पॉटेड प्लांट, एक बेल जार, एक ग्लास प्लेट और एक पॉलीथीन का कवर। अब हमें करना क्या है? व्हाट्स द प्रोसीजर? हमें एक वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी जो लीव्स हैं वो ब्रॉड हों और से वाइड लीव्स हों। ठीक है, उसको हमें कवर करना है विद द हेल्प ऑफ ए पॉलीथीन कवर। देन
देन वी विल कवर इट विद द हेल्प ऑफ ए बेल जार। इसके ऊपर बेल जार रखेंगे और इसको सील कर देंगे ताकि ना एयर इसके अंदर एंटर कर सके, ना मॉइस्चर की एंट्री या एग्जिट हो सके। ठीक है, सील किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ए वेसलीन। और इसको देन वी विल लीव इट फॉर एन आवर इन सनलाइट। आफ्टर 1 hour what you will see that there are tiny drops of water on the inner surface of bell jar. Now question arises, why there are tiny drops of water? Because these tiny drops of water appeared due to condensation of water vapors which has evaporated from the leaves due to transpiration. Okay, so in this way we have demonstrated how transpiration happens in plants. Now there are some practical questions, like when we cut flowers in water, they remain fresh for few days, otherwise they get dried up in few hours. Why? Because when flowers dry up due to loss of water as a result of transpiration, but when we keep those cut flowers in water, their stem absorbs water which is then transported to flowers. Okay, here that water which water loss that happens through evaporation or transpiration, that is replaced by water in which that plant is kept. So there is continuous supply of water. That's why you cut flowers, they remains fresh for few days. Now second, if you have observed, if you have noticed or not, like this is a as we have read earlier, that only 1 to 2% of total water absorbed by root is used by plants. But why plant lose so much water? Like why they lose 99% of water? This is because roots continuously absorb more water than required by plant. So in order to get rid of this excess water, plants lose this water. They only keep that much water, that is 1 or 2%, which is required for their normal functioning. Rest of the water they just evaporate. Okay, now let's do some of the fill in the blanks on the basis of what we have read so far. So first, vascular system is formed of xylem and phloem. What are these two? Xylem and phloem are conducting tissues. Next blank, semi-permeable membrane permits the entry of water and minerals into the cell sap. Next, root hairs absorbs water by diffusion or osmosis. Transport of substance against the concentration gradient by using energy is called active transport. Transport of water and minerals from the roots upward to the leaves is called ascent of sap. Temperature in air dash the rate of transpiration, increases the rate of transpiration. Now come to the next topic, importance of minerals. So let's do next topic, importance of minerals. जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, वो एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. ऐसा पाया गया कि मोर देन 60 एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट प्लांट्स को उनकी नीड होती है. डिफरेंट प्लांट्स में मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑब्जर्व किए गए हैं, लेकिन आउट ऑफ दीज एलिमेंट ओनली 17 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एब्सोल्यूटली नेसेसरी होते हैं. ये दीज 17 एलिमेंट्स आर मस्ट फॉर ऑल प्लांट्स. ठीक है, इसी वजह से वी कॉल दीज एलिमेंट्स एज एसेंशियल एलिमेंट्स. और जो बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं, इन 17 एलिमेंट्स के को छोड़कर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वी कॉल देम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स. ठीक, एसेंशियल एलिमेंट्स आर नीडेड एज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स फॉर प्लांट्स. ओके, अब ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको क्वांटिटी के बेस पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ओके,
Depending on the quantity of essential elements required by plants, these elements are divided into two categories. First is macronutrients and second is micronutrients. अब ये जो 17 एलिमेंट्स हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी ऑफ देयर रिक्वायरमेंट. ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी इज मैक्रोन्यूट्रिएंट, सेकंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट. अब व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? Those elements which are required in large quantity, we call them macronutrients. And what are these elements? There are 9 macronutrients. And what are they? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, calcium, potassium and magnesium. And the rest 8 elements which are required in less quantity, we call them micronutrients. And also we call them trace elements. In those elements which are required in very less quantity. Okay, there are 8 micronutrients. And what are they? Iron, magnesium, copper, boron, zinc, molybdenum, chlorine and nickel. Okay, now next is what are the role of these macro and micronutrients? Why they are essential for plants? Because these essential elements take part in परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में जो परमिएशन होता है सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, दे टेक पार्ट इन दैट परमिएबिलिटी. बिसाइड दिस, these nutrients maintain the osmotic concentration in the cell sap. We have read at the time of absorption through root hairs, isn't it? Do you remember? There they maintain these macronutrients which are present in the cell sap, they maintain the osmotic concentration in the cell sap. And next is, these macro and micronutrients are the components of protoplasm, nucleic acid, cell wall, etc. And thus they play very important role, because if nucleic acid is not there, cell wall is not there, then it's not possible for a living cell to survive. Next, these nutrients help in protein synthesis, photosynthesis and respiration. Next, beside this, these macro and micronutrients help in the opening and closing of stomata, and also they help in growth and reproduction of the plants. As we have read that they play so many important roles, and if there is deficiency of these elements, then obviously plant will suffer. So in deficiency of essential elements, plant will develop deficiency symptoms or disorders. अब हम उन्हीं डिसऑर्डर्स के बारे में एक समरी के तौर पर उनको रीड करेंगे, जो कि इस टेबल में मेंशन है. Some essential elements, their role and deficiency symptoms are summarized in the following table. So here we have essential elements, what's their role in plant, and if plant lacking in these elements, then what will be the deficiency symptoms. First is nitrogen. First we will discuss about macronutrients, these 3 macronutrients and 3 micronutrients. Okay, so first is nitrogen. What's its role? Nitrogen helps in constitution of protein and nucleic acid. And what will happen if plant lacks or have deficiency of nitrogen? Then there will be poor growth of the plant and the leaves will be small, flower will come late, there will be purple spots on leaves and yellowing of old leaves. Old leaves will get yellow, we call that chlorosis. So if these symptoms exist, it means there is deficiency of nitrogen. Now next macronutrient is sulfur. Sulfur is a constituent of some protein, enzymes, vitamins and chlorophyll. What will happen if plant is deficient in sulfur? There will be chlorosis, that is yellowing of old leaves, and leaves become yellow as well as they will start curling. Okay, so if these 2 symptoms occur, it means there is deficiency of sulfur. Next is phosphorus. Phosphorus is a constituent of nucleic acid and nucleoproteins. These are the building blocks. So if plant is deficient in phosphorus, what will be the symptoms? Deficiency symptoms: stunted growth, there will be stunted growth,
premature leaf fall, and there will be brown areas on leaves as well as fruits. So if these three symptoms occur, if you observe these three symptoms, you can easily tell that there is a deficiency of phosphorus. Now let's talk about micronutrients. So first micronutrient is zinc. What zinc do? It activates certain enzymes, and it is a constituent of some plant hormones. It helps. It is one of the building blocks for some of the plant hormones. So what happens if a plant is deficient in zinc? Plant growth will be stunted. Leaves will get D-shaped. There will be no proper shape of the leaves, and leaves will get yellow. Okay. Next micronutrient is manganese. Manganese plays a very important role in chlorophyll synthesis and in nitrogen metabolism. If a plant lacks in manganese, then you will observe the yellowing of leaves, as well as you will see spots on the leaves. If you observe these two symptoms, then you can say that plant is deficient in manganese. Next is boron. Boron helps in translocation of enzymes, and it also helps in flowering and fruiting. And if a plant lacks in boron or deficient in boron, in that case there will be the death of stem will die, as well as root apex, and the leaves will get thick and curled. So if you observe these two symptoms, then you can say that plant is deficient in boron. Okay. And also, what do you mean by stunt here? Stunted is less growth or undergrowth. Okay. And this word apex, it means tips, root tips. Okay. Now let's do some fill in the blanks. So first here, fill in the blanks is hydrogen and carbon are required in large amount in plants. Okay. Nitrogen takes part in the formation of protein and nucleic acids. So here protein and nucleic acids. Boron element has important role in flowering and fruiting. Dash are the elements required in small amount of plants. Micronutrients. Okay. So just wrap up what we have studied so far. Just we will do a summary of this. First, what we have read, that in unicellular and simple multicellular plants, water and mineral move by diffusion or osmosis. Transport system in plant is formed of conducting tissue. What are those? Xylem and phloem. Minerals are absorbed against concentration gradient by active transport. Upward movement of water and minerals from roots to tip of the plant is called ascent of sap. Translocation is transport of food made by leaves to all the parts of the plant through phloem. Loss of water from aerial parts of the plant due to evaporation is called transpiration. Root pressure forces ascent of sap. Essential elements need in large quantity, we call them macronutrients, and those nutrients which are required, those essential elements which are required in small quantity are called micronutrients. Deficiency of essential elements produce deficiency symptoms in plants, causing poor growth, yellowing of leaves, D-shaping of leaves, delayed flowering, poor seed and fruit formation. Now we have read about we will just revise some important terms that we have read in this chapter. First is ascent of sap, the upward movement of water and minerals from root to top of the plant. We call that ascent of sap. What is active transportation? Movement of a substance against concentration gradient by using energy. Diffusion is the movement of molecules from higher concentration to lower concentration. Transpiration is the loss of water from the aerial part of the plant. Transpiration pull, it is an upward pull, yani that pull which exerts in upward direction, caused due to loss of water by transpiration. Okay.
So this chapter is completed. Now let's meet in next chapter for next chapter. Okay, bye bye.